Hello friends, welcome to the Hotel Academy Jabalpur YouTube channel. In this video lecture, we will discuss about biotechnology and its application, and then I will discuss about DNA fingerprinting, which is the prominent technology used in medical field. Let us start with what is biotechnology. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। अगर आपको यहाँ पे 3 मार्कर्स का एक क्वेश्चन आता है कि भैया आप डिफाइन कीजिए कि बायोटेक्नोलॉजी होती क्या है, तो आप उसको आंसर को कैसे लिखेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे यूज़ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म सच एज फंजाई, माइक्रोब्स, बैक्टीरिया एक्सेट्रा इन द टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट which are beneficial for human application or mankind. It is the definition of biotechnology. अब हम उसकी बात करेंगे कि applications क्या है बायोटेक्नोलॉजी के। तो biotechnologies had different applications in the field of medical, agriculture, food एंड मैराइन। तो मेडिकल एप्लीकेशंस की अगर हम एग्जांपल्स की बात करें तो जैसे कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, जीन थेरेपी, स्टेम सेल्स, आईवीएफ टेक्नोलॉजी, इसको आप समझते हैं इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, जिसका काफ़ी यूज़ हो रहा है ना, मॉडर्न सोसाइटी में आजकल इसका काफ़ी यूज़ है। फिर हम अगर बात करें तो एग्रीकल्चर फील्ड की एग्जांपल्स की बात करें, दैट इज जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स, पेस्ट रेजिस्टेंट क्रॉप्स, जैसे कि एग्जांपल अगर आप बहुत प्रोमिनेंट एग्जांपल है बीटी कॉटन, इसका यूज़ करते हैं। फिर हम बात करेंगे फूड टेक्नोलॉजी में। तो फूड टेक्नोलॉजी में अगर हम फूड की बात करें तो यहाँ पे हम बात करेंगे कि इसका एप्लीकेशन कहाँ पे है, तो आप बताएंगे बेकिंग ऑफ ब्रेड। अब हम इसमें बेकिंग ऑफ ब्रेड में क्या यूज़ करते हैं, तो हम यहाँ पे यूज़ करते हैं ईस्ट फॉर द प्रिपरेशन ऑफ बेकिंग ऑफ ब्रेड, तो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे। फिर हम उसका एप्लीकेशन कहाँ पर है, मैराइन कल्चर में। तो जो हम फ्रेश वाटर ऑर्गेनिजम्स डेवलप करते हैं, जो फिशेज़ हैं, जो फिशरीज करते हैं, फिशरीज कल्चर, इसको हम बोलते हैं मैराइन बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है, तो हम ये देखेंगे। अब ये मेडिकल फील्ड में जब इसका यूज़ हो रहा है तो हमने इसे एक टर्म दिया, इट इज़ रेड बायोटेक्नोलॉजी। क्लियर? तो अब यहाँ पे आपका एक 3 मार्क और बन सकता है कि रेड बायोटेक्नोलॉजी क्या है। तो आपको उसको क्या बताना है भैया कि इट इज़ a discipline of biotechnology which deals with the application in medical field. सिंपल, आप ये 10 वर्ड्स में आप इसको कंप्लीट कर सकते हैं, आपको यहाँ पे 3 मार्क्स मिल जाएंगे। फिर हम अगर बात करें एग्रीकल्चर में, एग्रीकल्चर एप्लीकेशन में, तो फिर हमने इसको एक टर्म दिया कि इट इज ग्रीन बायोटेक्नोलॉजी। तो फिर यहाँ से एक 3 मार्कर बन जाएगा आपके लिए कि भैया ग्रीन बायोटेक्नोलॉजी क्या है। तो आप इसको फिर वही सेम, इट इज़ अ डिसिप्लिन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी विच डील्स विथ द एप्लीकेशन इन एग्रीकल्चर फील्ड। तो आप इसको डिफाइन कर सकते हैं कि भैया ये क्या कहलाएगा, ग्रीन बायोटेक्नोलॉजी। और यहाँ पर आप फिर एग्जांपल दे देंगे कि भैया जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स इज एन एग्जांपल ऑफ ग्रीन बायोटेक्नोलॉजी। फिर हम नेक्स्ट देखेंगे फूड में, तो मतलब यहाँ पर हमारा इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन हो गया। तो इस इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन को फिर हमने एक टर्म दिया, इट इज़ नोन एज वाइट बायोटेक्नोलॉजी। वाइट बायोटेक्नोलॉजी। जब हम इस बायोटेक्नोलॉजी का एप्लीकेशन इंडस्ट्रियल यूज़ में करते हैं या हम जो लिविंग ऑर्गेनिज्म का यूज़ करते हुए हम फूड मेकिंग प्रोसेस में उसको यूज़ करते हैं, तो हम उसको क्या बोलते हैं, वाइट बायोटेक्नोलॉजी। एग्जाम्पल आपका सेम वही बेकिंग ब्रेड।
जो भी हमने डिस्कस किया था, ठीक है। फिर इसका एप्लीकेशन अगर हम मेराइन में करते हैं तो हम इसको बोलते हैं ब्लू बायोटेक्नोलॉजी। ये प्रीवियस ईयर यूपीएससी में पूछा गया है कि डिफरेंट कलर्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी सिग्निफाइज व्हाट। इसका रिलेशन क्या है कि भाई रेड बायोटेक्नोलॉजी का एप्लीकेशन अगर हम मेडिकल फील्ड में हैं तो हम इसको क्या बोलेंगे, रेड बायोटेक्नोलॉजी बोल रहे हैं। यही हमारा कंसर्न अगर एग्रीकल्चर फील्ड से है तो हम उसको बोल रहे हैं ग्रीन बायोटेक्नोलॉजी। यही हमारा फिर कंसर्न इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन में है, स्पेशली इन फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज, तो हमने उसको टर्म दे दिया वाइट बायोटेक्नोलॉजी। फिर अगर हम उसका मेराइन एप्लीकेशन करते हैं तो हम उसको बोलते हैं ब्लू बायोटेक्नोलॉजी। तो ये हमारा हुआ डेफिनेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी एंड देन its application, and also we have discussed about the types of biotechnology. In this we have discussed about biotechnology, its application and its types. Now we will discuss about DNA fingerprinting. It is one of the major application in the medical field. Let us start with DNA fingerprinting. Okay. तो what is DNA fingerprinting? तो it is known that every individual has unique fingerprinting, है ना। What is application? एप्लीकेशन की अगर हम बात करें, जैसे मान लीजिए एक क्राइम सीन हुआ है, अब वो सामने वाली मिस्ट्री सॉल्व नहीं हो रही क्राइम की, तो हमें वहाँ से क्या है, तो वहाँ से हमें ब्लड सैंपल मिला मान लीजिए, या फिर मर्डरर का मुझे एक हेयर रूट मिल गया, तो उसका मैं यूज़ करके हुए उसका डीएनए फिंगरप्रिंटिंग करके हुए मैं उस मिस्ट्री को सॉल्व कर सकता हूँ। एक तो ये एप्लीकेशन हो गया। दूसरा एप्लीकेशन क्या है? दूसरा एप्लीकेशन ये है कि हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का यूज़ करते हुए हम पेरेंटिंग को डिटरमाइन कर सकते हैं कि हु इज़ द पेरेंट ऑफ दिस पर्टिकुलर चाइल्ड। तो यहाँ पे दो ब्रॉड एप्लीकेशंस हैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की। तो उस डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को समझने से पहले मुझे डीएनए को समझना होगा। तो मैं डीएनए को समझाता हूँ आपको। तो डीएनए क्या होता है? तो हम डीएनए की बात करते हैं। तो व्हाट इज़ डीएनए? तो डीएनए इज स्टैंड्स फॉर डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। ये आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा है कि डीएनए क्या होता है। फिर उसके बाद हम बात करेंगे कि डीएनए हैज़ डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर। कैसा स्ट्रक्चर होता है? डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर होता है। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इट स्टोर्स द इंफॉर्मेशन ऑफ species, that is genetic information, in terms of base pair। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि डीएनए का स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो ये डीएनए का स्ट्रक्चर डबल हेलिकल होता है, मैंने अभी बताया आपको। जो ये हेलिक्स है, इट इज मेड अप ऑफ शुगर फॉस्फेट ग्रुप। शुगर फॉस्फेट ग्रुप, इट इज़ अ लॉन्ग चेन पॉलीमर। ये इतना सा डीएनए नहीं होता है, बहुत लंबा डीएनए है, लॉन्ग चेन पॉलीमर है। लेकिन यहाँ पर हमें जो बेस पेयर्स होते हैं, ये बेस पेयर्स होते हैं, ये बॉन्डेड होते हैं इस स्ट्रक्चर में, ठीक है। तो ये बेस पेयर्स हैं, इनको हम बोलते हैं न्यूक्लिक बेस पेयर्स। इसी सीक्वेंसेस में आपकी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन स्टोर रहती है, इसी डीएनए में, ठीक है। तो ये जो बेस पेयर है, जो जी स्टैंड्स फॉर ग्वानिन,
C stands for cytosine, A stands for adenine, and T stands for thymine. A pairs with T and G pairs with C. These are base pairs. तो यही डीएनए में हमारे इस पेयर्स में सिक्वेंसिंग होती है, इसमें है ना, एक लॉन्ग चेन पॉलीमर होता है। तो अब हम बताएंगे आपको कि डीएनए में क्या है। तो डीएनए में बेसिकली 99.9% डीएनए सिमिलर होता है। 99.9% डीएनए सिमिलर होता है। चेंजेस कहाँ मिलते हैं हमें? 0.1% में। 0.1% डीएनए हमारा डिफरेंट होता है। यही हमें आइडेंटिफाई करता है, पर्सन टू पर्सन वेरी करता है कि भैया ये पर्टिकुलर ह्यूमन है, ये पर्टिकुलर ह्यूमन है। ठीक, बाकी 99.9% क्या है? सिमिलर है। और इसी का हम ये 0.1% डीएनए को हम यूज़ करेंगे किसमें? डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में। ठीक है, तो हम ये 0.1% डीएनए को यूज़ कैसे करेंगे, तो हम ये आगे देखते हैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की प्रोसेस में। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे एक प्रीवियस क्वेश्चन बन जाता है कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग टेक्निक किसने दी? तो आप बताएंगे कि ये टेक्निक हमको दी एलेक जेफरी ने। एक तो यहाँ से आपके प्री का क्वेश्चन बन गया। 3 मार्कर में भी पूछ सकता है आपसे कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को किसने इन्वेंट किया या किसने दिया, तो आप बता सकते हैं एलेक जेफरी ने दिया। ठीक, अब इसमें उन्होंने क्या यूज़ किया, तो हम बताएंगे कि ही यूज्ड सैटेलाइट डीएनए फॉर डीएनए फिंगर प्रिंटिंग। अब ये सैटेलाइट डीएनए होता क्या है, तो पहले तो हम ये समझें। ठीक, तो मैंने अभी आपको बताया था कि डीएनए हैज़ 99.9% सिमिलर डीएनए, only 0.1% is different. 0.1% डिफरेंट है। तो मैं इसका क्या करूँगा? डेंसिटी ग्रेडियंट कॉन्फ़िगरेशन करूँगा। तो डेंसिटी ग्रेडियंट कॉन्फ़िगरेशन करने पर मुझे एक ऐसा कर्व टाइप का, आप समझ लें, कर्व में समझें, है ना, ऐसे नहीं समझ में आएगा कर्व में, लेकिन आपको क्लियर हो जाएगा कि क्या बात कर रहा हूँ मैं। तो मैं इस ये जो अपर कर्व है, मैं इसको बोल रहा हूँ बल्क डीएनए। तो ये जो 99.9% है, जो 99.9% है वो डीएनए ये है आपका बल्क डीएनए। और जो डिफरेंट डीएनए है जो सेट, उसको हम क्या बोल रहे हैं? सैटेलाइट डीएनए। इस सैटेलाइट डीएनए का जहाँ पर हमें यहाँ चेंजेस है, जो रिपीटेड जो सीक्वेंस है वो यहाँ पर चेंज मिलेगा। यहाँ पर क्या सीक्वेंस चेंज मिलेगा, यही हमारा क्या कहलाता है? VNTR, जिसको हम बोलते हैं वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडेम रिपीट्स। अब ये क्या है, वो देखिए क्या होता है कि एक पर्टिकुलर पर्सन, जैसे मैं हूँ, तो मेरे डीएनए में टेंडेम रिपीट्स 3 मिल रहे हैं, 3 रिपीट्स मिल रहे हैं, मतलब कि इस पैटर्न में AGC इस पैटर्न में मिला। एक दूसरा पर्सन है, पर्टिकुलर पर्सन है, तो उसके में ये डिफरेंट होगा, तो वो उसके में 5 रिपीट्स मिले। इस पैटर्न में ये मतलब ये रिपीटेटिव यूनिट है, ये बार बार रिपीट होता रहेगा। यहीं यहाँ पे मेरे में ये रिपीट हो रहा है क्या?
AGC, ये 3 रिपीट्स यूनिट हैं। ठीक है, तो यही आपका वेरिएबल है ना, अलग अलग पर्सन में वेरी कर रहा है। तो यही जो डीएनए है, जो ये सेगमेंट है, यही हमारे यूज़फुल होगा किसके लिए, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में यूज़फुल होगा। तो हम इसका यूज़ कैसे करेंगे, तो ये देखते हैं। तो सबसे पहले तो मुझे जिसके डीएनए की मैपिंग करनी है, तो मैं उसका क्या लूँगा, ब्लड सैंपल लूँगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट स्टेप क्या है, अगर मैं स्टेप्स लिखते चलूँ यहाँ पे, तो पहली स्टेप क्या है मेरी, टेक द ब्लड सैंपल। जिसका मुझे बायोमेट्रिक डेटा बनाना है, सबसे पहले मैं उसका क्या करूँगा, ब्लड सैंपल लूँगा। तो मैंने ब्लड सैंपल लिया। अब उससे मैं क्या करूँगा, तो उससे सबसे पहले तो मैं सेकंड स्टेप मेरी क्या होगी कि उसको मैं डीएनए को आइसोलेट करूँगा, आइसोलेट द डीएनए। तो उस ब्लड सैंपल से मैं डीएनए को निकालूँगा। तो मैंने उस डीएनए को निकाला। अब उसमें भी मुझे कौन सा डीएनए चाहिए, उसमें भी मुझे कौन सा चाहिए, डीएनए चाहिए जिसमें जो सैटेलाइट डीएनए चाहिए। मुझे कौन सा डीएनए चाहिए, सैटेलाइट डीएनए चाहिए। तो यहाँ इस प्रोसेस में मैं क्या करूँगा, अभी मैंने बताया था आपको, डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन। हाँ, अब डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन को आप ऐसे समझें, तो आपने एक वो जो मठा निकालने वाली मशीन देखी होगी ना, तो मठा निकालने जो एक सेम होमोजेनियस मिक्सचर होता है, वो वहाँ पे जैसे दूध, जो आपका दूध है ना, उसमें मलाई ऊपर हो जाती है, तो मलाई एक सैटेलाइट डीएनए हो गया आपका। और जो दूध है आपका, दूध वो हो गया आपका क्या, बल्क डीएनए। इसको आप ऐसे समझें। तो वही प्रोसेस हमने ये इसको क्या नाम दिया, डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन। ठीक है, तो यहाँ से मैंने डीएनए को आइसोलेट कर लिया। उस आइसोलेट डीएनए को अब उसमें से मुझे किस डीएनए को काटना है, ये सैटेलाइट डीएनए को काटना है। तो इस सैटेलाइट डीएनए को मैं काटने के लिए, अलग करने के लिए या सेपरेट करने के लिए एक एंजाइम यूज़ करूँगा जिसका नाम है एंडो न्यूक्लियस एंजाइम। इट इज रिस्ट्रिक्टेड एंडो न्यूक्लियस एंजाइम। तो मैं इसका यूज़ करके उस डीएनए फ्रेगमेंट को मैं काट लूँगा। सपोज ये एक फ्रेगमेंट है ऐसा, मैंने उस फ्रेगमेंट को काट लिया। ठीक, अब उसके बाद मैं इस डीएनए को प्रोसेस करूँगा, इस प्रोसेस का नाम है इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो इस इलेक्ट्रोफोरेसिस प्रोसेस में जो ये बेस पेयर्स हैं, ये सेपरेट होके एक पैटर्न बना लेंगे। ठीक है, तो इलेक्ट्रोफोरेसिस में क्या होगा, तो जो बल्कि वाले रिपीटेटिव यूनिट्स हैं, जैसे मैंने आपको बताया था कि एक पर्सन सैंपल लिया था हमने, उसमें एक पर्सन 1 और एक पर्सन 2, जिसमें कम है वो सबसे पहले जल्दी भागेंगे, पास हल्के हैं जल्दी पहुंचेंगे वो एनोड के पास। तो यहाँ पे मैं इस प्रोसेस में क्या किया, मैंने उस डीएनए फ्रेगमेंट को लिया और जो बेस पेयर्स हैं उनको ये क्या हो गया, अरेंज कर देगा। इलेक्ट्रोफोरेसिस में क्या होगा, अरेंजिंग दी डीएनए बेस पेयर्स। तो इस प्रोसेस में क्या हुआ कि आपके जो बेस पेयर्स थे उनमें अरेंजमेंट हो गया, लेकिन यहाँ हमें दिख नहीं रहा। यहाँ तो हमें समझ में बस आ रहा है कि भैया हमने इसको प्रोसेस किया, लेकिन वहाँ पे हमें दिख नहीं रहा। उसके लिए अब हम ये दिखने के लिए, जो हाईलाइट करने के लिए, इन बेस पेयर को हाईलाइट करने के लिए हम यूज़ करेंगे न्यूक्लिक प्रोब। जो एक कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए होता है,
जो आपका ऐसे जो भी पैटर्न मिल रहा है, मान लीजिए आपके पैटर्न मिल रहा है AGC, तो इसका एक कॉम्प्लीमेंट्री DNA CAG मिल जाए तो मैं उसका यूज़ करूँगा। तो इससे क्या होगा कि जो मैंने ये DNA फ्रेगमेंट्स थे वो हाईलाइट हो जाएंगे, यहाँ पे हाईलाइट हो जाएंगे, और जो हाईलाइटेड DNA फ्रेगमेंट्स हैं, जो आपके बेस पेयर्स हैं, उनका अरेंजमेंट मैं उसको एक न्यूक्लिक पेपर में इनग्रेव कर दूंगा। इसको मैं बोलता हूँ ऑडियो रेडियोग्राफी। इस प्रोसेस का नाम है ऑडियो रेडियोग्राफी। तो यहाँ पे एक मुझे एक पेपर में इनका सीक्वेंस मिल जाएगा, अरेंजमेंट मिल जाएगा। तो मान लीजिए कुछ ऐसा अरेंजमेंट मिला, ठीक। अब सेम प्रोसेस मैं एक सैंपल 1 लिया मैंने। अब सेम प्रोसेस में जिससे मुझे DNA मैच कराना है, मैं सेम प्रोसेस को रिपीट करूँगा, फिर उसका एक सैंपल लूँगा, फिर इन दोनों की मैपिंग करूँगा सेम। तो मुझे अगर ये सेम सिमिलर मिलेंगे तो मतलब मैं कह सकता हूँ कि ये DNA फिंगरप्रिंट पर्टिकुलर पर्सन का इस पर्टिकुलर पर्सन से मैच हो गया है। और अगर नहीं मिलेगा तो मैं बोल सकता हूँ ये मिसमैच पेयर है। तो ये हमारा DNA फिंगरप्रिंटिंग, ठीक है। तो हम देखेंगे कि अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है DNA फिंगरप्रिंटिंग में, तो 5 मार्कर में क्वेश्चन आएगा या तो 11 मार्कर में आएगा। तो 5 मार्कर अगर क्वेश्चन आता है, सबसे पहले काम है कि आपको DNA फिंगरप्रिंटिंग को आपको इंट्रोड्यूस करना है। इंट्रोडक्शन पार्ट लिखेंगे आप वहाँ पे। तो आप सीधा एक ही लाइन में लिखेंगे कि भैया DNA है ना, एक यूनिक फिंगरप्रिंट्स होते हैं हमारे हर एक पर्टिकुलर ह्यूमन में। एवरी इंडिविजुअल हैज़ यूनिक DNA फिंगरप्रिंट्स। ओके, देन नेक्स्ट स्टेप है कि हमें भैया उसका एप्लीकेशंस कहाँ है। तो नेक्स्ट आप पार्ट लिखेंगे कि एप्लीकेशन उसका कहाँ पर है। तो जैसे मैंने बताया था आपको, क्राइम सीन्स में यूज़ कर सकते हैं आप, पेरेंटिंग को डिटरमाइन करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो आपने ये 2 ब्रॉड एप्लीकेशन दे दी, ठीक। तो यहाँ आपके 10 to 15 वर्ड्स आपके कवर अप हो जाते हैं। फिर नेक्स्ट जो पार्ट है आपका, स्टेप्स इन्वॉल्व इन DNA फिंगरप्रिंटिंग। तो आप उन स्टेप्स को कैसे लिखेंगे? सबसे पहले आप स्टेप 1 लिखेंगे कि भैया आप टेक द ब्लड सैंपल, ठीक। फिर नेक्स्ट स्टेप जाएंगे कि आप उसको आइसोलेशन ऑफ DNA को आप आइसोलेट कर रहे हैं, है ना। और वहीं ब्रैकेट में लिखेंगे कि किस प्रोसेस से आप उसको आइसोलेट कर रहे हैं। तो आप बताएंगे डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन से। नेक्स्ट स्टेप आपका है कि आप उस सैटेलाइट DNA को किस प्रोसेस से काट रहे हैं। तो रिस्ट्रिक्टेड एंडोन्यूक्लिक एंजाइम से काट रहे हैं। नेक्स्ट स्टेप है कि आप नेक्स्ट स्टेप में क्या कर रहे हैं, तो उसका आप कर रहे हैं जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस कर रहे हैं। नेक्स्ट स्टेप में क्या है कि आप उसको हाईलाइट करने के लिए एक न्यूक्लिक प्रोब का यूज़ कर रहे हैं या रेडियो एक्टिव एलिमेंट का यूज़ कर रहे हैं, है ना। फिर उसका इनग्रेवमेंट एक हम न्यूक्लिक पेपर में इनग्रेव कर रहे हैं। तो हम ये 1 2 3 4 5 6 स्टेप्स हम ये लिखेंगे, 6 स्टेप्स लिखेंगे। और यहाँ नेक्स्ट स्टेप जो आपका 7th स्टेप है वो हो गया आपका मैपिंग ऑफ 2 सैंपल्स और मल्टी सैंपल्स। सो फ्रेंड्स, हमने आज डिस्कस किया बायोटेक्नोलॉजी, उसके एप्लीकेशन एंड वन ऑफ इट्स ब्रॉड एप्लीकेशन दैट इज़ DNA फिंगरप्रिंटिंग। आई होप आपको ये समझ में आया है, आपके ये मेंस पर्सपेक्टिव से आपको हेल्पफुल है ये वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।